अवनी आप क्या पूरा ऑनलाइन शिफ्ट कर गए हैं क्या? बीच बीच में तो आया करते थे। हाँ भैया, अरे पूरा आलस आ जाता है। थोड़ा नहीं, बहुत आलस आ जा रहा है। ऑनलाइन एक मतलब ऐसा रखिए कि एक सुविधा हो, डोंट मेक इट अ कंपल्शन। और अतुलित आप रेगुलर नहीं होंगे ना तो सर हम आपके जिम आके आपका पूरा डंबल वंबल फेंक देंगे। भैया बोलिए। इलास्टिसिटी का हम फर्स्ट क्लास नहीं किया, चलेगा? थोड़ा मुश्किल होगा पर चलेगा। तो देखिए, एवरीबडी नोज द लॉ ऑफ डिमांड। रिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या था? रिमेनिंग कांस्टेंट इफ प्राइस एंड इफ प्राइस फॉल्स। आज ना मैं रिवीजन नहीं करूंगा डिमांड का, मैं इलास्टिसिटी से ही कंटिन्यू कर रहा हूं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। कि जब आज कोई कमोडिटी का दाम बढ़ता है, क्वांटिटी गिरेगा, ये तो निश्चित है। अगर वो एक्सेप्शन नहीं है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मानेंगे, सो ये मानना पड़ेगा आपको कि लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट सब सेम प्रपोर्शन में रिएक्ट करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10% से गिरता है, ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी भी 10% से बढ़े। 10 से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, 10 से कम भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ये निश्चित है। सो इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। आई रिमेंबर आर्यन आस्किंग इज क्वेश्चन दैट फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क ही क्या हुआ? कि एक तो पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स अगर है तो प्रोडक्ट इलास्टिक हो जाता है, और दूसरा पॉइंट था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो जाता है। सी एक बात करता है आपका डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा, वो डिमांड में पढ़े थे। कितना से बढ़ेगा गिरेगा वो इलास्टिसिटी बताता है। तो कोई भी कमोडिटी का जो रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए काशवी, अगर मैं बोलूं कि आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट का दाम अगर 20 रुपया से 10 रुपये में भी आ जाए, 50% दाम अगर गिर जाए, अग्री करिए आप दिन में 4-5 बार ब्रश करने नहीं लग जाएंगे। जितना आपका नीड है, जितना आप पहले करते थे उतना ही करेंगे। मे बी आप थोड़ा सा कंजम्पशन इधर उधर बढ़ा देंगे। बट थिंक अबाउट इट, लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क बट नॉट इन द सेम proportion for everything. Atulit will agree, or anybody who goes to the gym will agree that with whey protein, if whey protein becomes cheaper, we tend to use it twice a day, thrice a day. है ना, the reaction is way more as compared to a staple of rice. चावल का दाम गिर जाने पर हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चावल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, पर टू अ वेरी नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट. So elasticity will help us understand the reaction of the consumer, that whether he reacts in a huge manner or whether he reacts in a very limited manner to price with rise and fall. दाम बढ़ने पर भी गिरने पर भी आपका रिएक्शन कैसा है. तो बिफोर आई स्टार्ट, आप बताओ ना तनिष, आपके लिए कोई ऐसा कमोडिटी जो दाम बढ़ेगा गिरेगा आपका कंजम्पशन काफ़ी इम्पैक्ट होगा उससे, मतलब you are guided by the fall or rise in price for that commodity. Anything that you can think of? Clothes is a very good answer. 90% of us generally buy a lot of clothes when there is a sale going on. But a lot of us don't believe in the concept of sale also. So when the prices fall, अगर तनिष सोच के गई थी 4 टी-शर्ट लेना है तो मे भी 4 की जगह 5 ले लेगी, पर मेरा जैसा आदमी अगर सेल लगा है 4 की जगह 10 उठा के लेके आएगा. लॉ ऑफ डिमांड दोनों में काम कर रहा है, प्राइस फॉल क्वांटिटी राइज, पर एक में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली राइज कर रहा है और एक में बहुत मतलब उतना खास चेंज नहीं आया. सो मेरा समथिंग दैट यू आर नॉट सेंसिटिव टू प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ेगा गिरेगा आपको ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. सॉल्ट नेसेसिटीज, something which is not a necessity but you consider it having a very inelastic demand, ma'am, which is not a necessity. A thermometer, a band-aid, medicines. Just because डिस्प्रिन का दाम कम हो गया, you don't start popping up डिस्प्रिन है सस्ता हो गया चलो 4-5 खा लेते हैं. It doesn't work like that, right? है ना. मतलब बोले कि नहीं बोले एग्जाम्पल हमको डर लग रहा है, पर ठीक है यार, आप लोग अब ऑलमोस्ट 17-18 साल के हो. श्रेष्ठा, would you know what a happy hour is? झूठ मत बोलना. शी इज थिंकिंग शुड आई आंसर और नॉट. हाँ,
हाँ, सब पता है क्या होता है मैम, जानते हैं? बहुत सस्ती हो जाती है। और आप कभी नोटिस करिएगा आधे से ज़्यादा शराबी उसी टाइम पे जाते हैं। रीजन बीइंग दैट अल्कोहल का डिमांड इज हाईली इलास्टिक। अगर आप दाम कम कर देंगे तो मे बी इफ यू हैड अ प्लान टू हैव 1 drink 2 drink and they do a 50-60% off, you end up drinking way more than before. That is their idea ना, that is the concept of an happy hour, कि थोड़ा सा दाम गिरा दो, क्वांटिटी डिमांडेड ड्रास्टिकली राइज कर जाएगा। एंड हैव यू एवर नोटिस दे आर जनरली ड्यूरिंग द ऑफ पीरियड टाइमिंग्स। कितने बजे होता है श्रेष्ठा? झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ मत बोलिए, अब सच्चाई निकल गया है तो बता दीजिए। कभी गए नहीं आप? अच्छा, सेफ आंसर है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, नाम ले लिए, कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, पता चला मम्मी के सामने रील आ रहा है, श्रेष्ठा हैप्पी आवर में कितने बजे जाती हो? और मम्मी बोल रही है अरे ये तो गलत हो गया यार, मेरी वाली श्रेष्ठा के बारे में बात नहीं हो रहा होगा, श्रेष्ठा फ्रॉम साउथ सिटी इंटरनेशनल के बारे में बात नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, वही तो, साउथ सिटी इंटरनेशनल के बारे में नहीं हो रहा है, साउथ सिटी गार्डन वाले के बारे में बात हो रहा है ना। पर जोक्स अपार्ट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस चैप्टर? We are not looking at demand, we are looking at the reaction of demand, rather reaction of quantity demanded. How intense or not intense is the reaction to price? I think one of the best example Tanish has given is with clothes. मतलब any Bengalis here? कोई नहीं है? Generally Bengalis का shopping pattern अगर आप notice करें दुर्गा पूजा में, my God they can spend money. मतलब अगर आप उनको notice करें साल भर में वो कोई खर्चा नहीं करते हैं, पर पता नहीं दुर्गा पूजा में उनको क्या होता है, हर दिन का, बिलीव नहीं करेंगे, आई एम मैरिड टू अ बंगाली, हर दिन का 2 कपड़ा नया होता है, मिनिमम है ये। सुबह पहनने का कपड़ा न्यू आएगा शाम को, ऑल 10 days ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ऑल 10 days। एंड ये जनरली शॉपिंग शुरू हो जाती है दुर्गा पूजा की सेल पे। पर ट्रू फॉल्स, प्लेसेस लाइक अरमानी, गुची या जो उनके जो स्टोर्स हैं, they are not attracting customers by reducing their price, because they know the person who enters the store is not going to be affected that a 25,000 rupee jeans becomes 22,000 rupees. अगर उसने सोचा है वो 2 जीन्स लेगा अरमानी की, वो 2 ही लेगा, चाहे आप 25 की 20 कर दो, वो 4 नहीं उठाएगा। Some people are going to be responsive to price and some people are not going to be very responsive to price. And ironically, the same person at a different time could be responsive to price and could not be responsive to price. Riya, if there is a sale on a school bag, I am not going to be attracted to that price fall. Why? Because it's of no use to me anymore. But if I were a student and I really liked a bag but I couldn't afford it, maybe when the price drops, I might be tempted to buy it. At one point, I might be having an elasticity very high, but at the same point, for the same commodity, the same person cannot have elasticity. It is very circumstantial. So what are those magnitudes of elasticity that we discussed? If you remember, मैंने ना, अवनी आप तो थे नहीं, मैंने क्लास में 5 थप्पड़ मारे थे बच्चों को, एग्जाम्पल में, रियल में नहीं मारे थे। तो मैंने एक थप्पड़ मारा था श्रेष्ठा को कि डोंट गो टू हैप्पी आवर, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एंड श्रेष्ठा लाइक अ गुड गर्ल डिड नॉट से एनीथिंग, नो रिएक्शन। तनिष्क के जाते जाते क्वेश्चन था, भैया वाई इज नो रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड अ रिएक्शन? नो रिएक्शन इज अ legitimate reaction. Not responding to something is also a very valid reaction, है ना। अगर आप मेरे को बोलते हैं कि भैया ये करिए और मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, it means that I am not going to answer means that there is an answer. Not having a response is also a response, right? Then we had something called an infinity response, कि मैं रिया को टच किया, रिया मेरे मुंह पे एसिड फेंक दी, बोली हाथ नहीं लगाने का। That kind of an extreme reaction is also not possible like Shrestha. There was a draw, if you remember. If I hit Tanishq, let's say at 60 km/h speed, and she hits me back at 60 km/h speed, the reason and response are the same. So if the price fell by 10% and the quantity rose by 10%, we would say that it is unitary elastic. This is coincidental. There is no example for this that I can give you. Coincidence है. Generally कपड़ों के साथ ऐसा होता है.
अगर 50% प्राइस गिर जाता है ना, जनरली हम 50% अपना कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं जनरली। पर मान लीजिए मैं मयंक को थप्पड़ मारता हूँ 60 किलोमीटर आवर की स्पीड में, एंड मयंक रिस्पॉन्ड्स लेसर देन 60, बोला भैया इज्जत के तौर पे हम आपको 59 किलोमीटर आवर की स्पीड पे मारेंगे। ज्यादा कौन है, रीजन की रिएक्शन? रीजन, आई एम द रीजन दैट ही इज हिटिंग बैक। रिलेटिवली इनइलास्टिक। मैं अगर अतुलित को मारा 60 किलोमीटर आवर की स्पीड में, वो आके मेरे को 75 किलोमीटर आवर की स्पीड में वापस थप्पड़ मारता है, रिएक्शन वॉज ग्रेटर देन द रीजन। यहां पे रीजन कौन है हमारे डिस्कशन में? इन आर इलास्टिसिटी, प्राइस। सो इफ प्राइस इज विनिंग, काशवी, ये वाली काशवी, इफ प्राइस इज विनिंग वी से इट इज इनइलास्टिक, इफ क्वांटिटी इज विनिंग we say that it is elastic. If price is winning in such a manner that it is not allowing the quantity to even move, we say it is perfectly inelastic. If the quantity is winning in such a manner that if you slightly change the price, we will go to infinity or zero. दाम गिराओगे तो अनगिनत खरीदूंगा, दाम बढ़ाओगे तो कुछ नहीं खरीदूंगा। इसका रिएक्शन का नाम है परफेक्टली इलास्टिक। एंड लास्टली, अगर प्राइस और क्वांटिटी सेम रेट में बढ़े गिरे तो वो हम बोलेंगे कि ये है यूनिटरी इलास्टिक। इसके 5 डायग्राम हमने किए थे लास्ट क्लास में। अवनी ट्राई टू सी द रिकॉर्डिंग बिफोर द 3rd क्लास, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सुमेधा, व्हाट वाज दिस? किए थे क्या डे 1? विच इलास्टिसिटी इज दिस? मैं हेल्प करता हूं आपको। प्राइस जितना भी बढ़ गिर जाए मैम, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दिस इज व्हाट? अच्छा पहले बताइए, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? रिस्पॉन्सिव है कि नॉट रिस्पॉन्सिव है? नॉट रिस्पॉन्सिव है। हल्का फुल्का रिस्पॉन्स है कि रिस्पॉन्स ही नहीं है? रिस्पॉन्स ही नहीं है। दिस इज ईडी इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक। मतलब कोई हालत में क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा। सुबह के बैच में अतुलित, आप ही के एमपी बिरला के बच्चों ने पूछा, भैया इज दिस नॉट एन एक्सेप्शन? नो, एक्सेप्शन नहीं है, ये सर्कमस्टेंशियल है कि दाम बढ़ा, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, येट वी डोंट सी अ मूवमेंट। दैट मीन्स इट हैज लैक ऑफ इलास्टिसिटी, एब्सोल्यूट लैक ऑफ इलास्टिसिटी। सो दैट इज व्हाई इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। देन वी मूव्ड ऑन टू समथिंग नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। इसका डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है 10 रुपए में हिमांशी कभी 5 लेती है, कभी 7 लेती है, कभी 10 लेती है। अलग अलग क्वांटिटीज मांगते हैं हम लोग at 10 rupees. But the moment it becomes 9, there is no corresponding demand curve. You know why? We can't plot infinity. Infinity is something that cannot be measured. If it cannot be measured, it cannot be put on a graph. So that is why we don't have a curve after that. But it is very, very fundamentally incorrect just to write it like this. You have to show that the price changed. And then the price changed, either rise or fall. We don't have a corresponding demand for that. And the reason is we can't plot infinity if the price falls. And how do I plot 0 if the price rises? Yaad hai? Riya, there was a draw, and that draw was represented for a very special curve in economics. Rectangular hyperbole. The area of all the points, this will be used in your next chapter, which is consumer equilibrium. The area of all points will remain the same. What does that mean, Tanish? That P1 and Q1 have the same distance. That means change in price and change in quantity are the same thing. So P1 का change and Q1 का change same है, reason और reaction same है। इसका नाम हमने दिया था ED equal to 1, unitary elastic, elasticity of demand, या EP भी है, price elasticity। चलेगा? Then we had, Kashvi, something which is elastic. इलास्टिक का मतलब क्या है? रिएक्शन ज्यादा है कि रीजन? रिएक्शन। तो वो थोड़ा फ्लैट कर्व दिखाना, क्योंकि क्वांटिटी का एक्सिस को ज्यादा कवर करना है। तो जैसे इस दाम पर लोग इतना खरीदते थे, दाम गिर गया तो लोग इतना खरीद रहे हैं। कैन यू नोटिस विच इज ग्रेटर, दिस बॉक्स और दिस बॉक्स? प्राइस का बॉक्स की क्वांटिटी का बॉक्स? सो दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1. Sumedha, similarly, what do you think would be relatively inelastic? और बेटर करिए ना आंसर। आंसर करेक्ट है आपका, बट लिटिल मोर रिफाइनिंग।
प्राइस का चेंज क्वांटिटी के चेंज से ज़्यादा रहेगा। प्राइस ज़्यादा रहेगा, क्वांटिटी से थोड़ा गलत हो जाता है। क्या बोलेंगे आप? प्राइस का चेंज क्वांटिटी के चेंज से ज़्यादा रहेगा। प्राइस ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्वांटिटी कम। तो यहां पर मैम नोटिस करें, PP1 इज वे ग्रेटर देन QQ1। एक्सेप्टेबल है? यहां तक की क्लास थी हमारी, इफ यू रिमेंबर, एंड आई हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड यू टू समथिंग कॉल्ड फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी विच आई एम कंसिडरिंग नॉट डन, कि किसके लिए इलास्टिक, किसके लिए इनइलास्टिक, कौन सा कमोडिटी इलास्टिक, कौन सा कमोडिटी इनइलास्टिक। मैं बस आपकी थोड़ी राय जानना चाहता हूं आपके लिए। जैसे तनिष हैज आंसर्ड दैट फॉर मी क्लोथ्स आर इलास्टिक, है ना, एंड फॉर सुमेधा salt is inelastic. I want each one of you to give me either one example of elastic or inelastic that you consume in your day to day life. You can't repeat what the other person is repeating. मतलब आप वो यूज नहीं कर सकते, क्लोथ सॉल्ट नहीं यूज कर सकते। काशी आपसे शुरू करते हैं। एनीथिंग, आइदर यू से वेदर इट्स एन इलास्टिक कमोडिटी और एन इलास्टिक, बट यू यूज इट। कोई ऐसी कमोडिटी या तो प्राइस गिरने बढ़ने पे आपको बहुत फर्क पड़ता है, या प्राइस गिरने बढ़ने पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब इज इट इलास्टिक फॉर यू और इनइलास्टिक? मतलब आप बोल रहे जितना भी दाम बढ़ जाए आप क्वांटिटी नहीं गिराएंगे, क्यों? जस्टिफाई करना होगा, गिरा देंगे, ड्रास्टिकली गिराएंगे, तो फिर इनइलास्टिक है। पहले ना क्लियर करो इनइलास्टिक और इलास्टिक का मतलब क्या है। प्राइस राइज या प्राइस फॉल होने पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा परिवर्तन करे, बढ़ने या गिरने पर यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइज और फॉल इन प्राइस अ लॉट। तो आई एम वांटिंग टू आस्क यू गाइस दैट व्हाट डू यू थिंक एज पर यू is a very elastic commodity first and then we'll ask inelastic. Let's go with elastic first. Response is a lot. Till Kashvi thinks, Ankita give me an example. Elastic. बिल्कुल भी नहीं मैम, भगवान ना करे कि मेडिसिन आप इलास्टिक लें। सस्ता हो गया तो चलो ये वाला भी टेस्ट करके देखते हैं। क्या करेंगे सस्ता होने पर? छिड़केंगे लोगों के ऊपर? क्या करेंगे पेट्रोल के साथ? दाम कम गया, बहुत पेट्रोल यूज करेंगे। वही पूछ रहे हैं, अगर 10% से आपका पेट्रोल प्राइसेस गिर जाता है, टेल मी व्हाट चेंजेस विल यू मेक दैट योर क्वांटिटी विल राइज बाय 10%। आप 500 किलोमीटर चलाते थे, आप प्राइस गिरने पे 550 पे चले जाओगे। यूजुअली पेट्रोल का प्राइस की वजह से वी टेंड टू टेक डिफरेंट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं या फिर उबर कर लेते हैं। अगर खुद का गाड़ी का पेट्रोल इतना कम लगेगा तो वाई और दाम बढ़ने पर तो वही कम हो जाएगा। तो ड्रास्टिकली चेंज होगा, वही पूछ रहे हैं आप। काफी सिग्निफिकेंट चेंज है आपका दाम बढ़ने पे कि हल्का फुल्का चेंज है? अगर सिग्निफिकेंट आपके लिए है तो इलास्टिक है, और अगर आप मेरा बात करें, एंड डोंट टेक इट एनी अदर वे, आई जनरली ट्रैवल बाय माई ओन बाइक और माई कार। चाहे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा गिरेगा, मैं तो अपनी गाड़ी में ही जाऊंगा, मैं तो अपनी बाइक पे ही जाऊंगा। तो मेरे जैसे इंसान के लिए शायद इनइलास्टिक है। पर हाँ, एज ही सेड इट्स अ वैलिड पॉइंट कि भैया दाम बढ़ गया है तो हम मे भी ट्यूशन अपनी गाड़ी में नहीं आएंगे, हम रैपिडो कर लेंगे, है ना। इट्स अ वेरी लेजिटिमेट आंसर। तो फॉर यू पेट्रोल वुड बी एन इलास्टिक कमोडिटी। फॉर यू सर? Food is a very good answer. I absolutely agree. Generally not home food. We are talking about restaurant food. है ना? If there is a sale, if there is a 10% off, if you have been to TGIF, तो वहाँ पे 20% off रहता है on Fridays, on your birthday you get an off. तो मैं जाने वाला नहीं था, Starbucks का मैसेज आया कि आज आपका बर्थडे है, आपको फ्री में मिलेगा खाना। मैं चला गया, मैं तो जाता ही नहीं कहीं। तो बोला फ्री में कॉफ़ी पिलाएंगे, आ जाओ। मैं बोला ओके। प्राइस फेल, क्वांटिटी इंक्रीज्ड। सर आपके लिए कोई इलास्टिक? सॉरी, बेवरेजेस ओके, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट मैम। इलास्टिक कमोडिटी, वेरी गुड आंसर। जनरली अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, जो टेक गैजेट्स वाले लोग, वो बहुत कुछ खरीदते हैं दाम गिरने पर। बोलिए, एक सेकंड आते हैं। सुमेधा, समथिंग इलास्टिक? मेडिसिन तो हो गया इनइलास्टिक, इलास्टिक पूछ रहा हूँ।
ठीक है, आई एग्री. इलेक्ट्रिसिटी यू स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग इट फॉर अदर यूजेस. रिया, थिंक अबाउट समथिंग, कुछ भी. श्रेष्ठा, और कुछ सोचिए तब तक. कश्वी, वेरी गुड आंसर, इट्स अ ब्रिलियंट आंसर. दाम कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सोचिए एयरफेयर कम हो गया, ज़्यादा ट्रैवल करेंगे हम. इट्स अ वेरी गुड आंसर. सर, कॉफ़ी. ओके, मतलब आप एडिक्टेड नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज क्योंकि अगर आप एडिक्टेड है 90% चीज़ों वो इनइलास्टिक हो जाता है. ज्ञानेश, सिगरेट इलास्टिक है. हमको लगता है यार 99% पीपल हु स्मोक गेट एडिक्टेड टू इट. इट इज इन द मोस्ट इनइलास्टिक थिंग इन द वर्ल्ड सर. डब्बा पे लिखा है इट विल कॉज कैंसर. घटिया से घटिया फोटो है तो भी उठाते हैं. आई थिंक इन द वर्ल्ड इफ इट एनीथिंग रिप्रेजेंट्स इनइलास्टिक डिमांड, कि यार ये आदमी तो पिएगा ही पिएगा, इसको तलब होगा ही होगा, वुड बी टोबैको. सो आई हैव अ difference of opinion. Anything else, sir? But I agree with what you're saying कि baby भैया, someone who has not ever tried might try if the prices fall. I understand what you're saying. ठीक है. Ma'am, anything? कुछ भी बोल दीजिए. अच्छा भाई, एग्जाम में सिगरेट, बेवरेज, चरस, गांजा मत लिख के आना भाई. हाँ, it is good to have discussions, it is very nice to give examples, and I accept and I encourage you to think. कपड़ा मत लिख के आना. Clothes. हाँ. Shoes would be a very good example. If you know anyone who is these kind of Jordan collector person, sneakerheads, ये लोग तो पागल हो जाता है. But if a person like me, मैं ना जूता में कोई खर्चा ही नहीं करता. मेरे को लगता है कि मैं बस जो चप्पल मिल जाए बस एक पहनने, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, और एक चप्पल चाहिए. तो मैं देखना साल भर यही काली चप्पल पहन के आप मेरे को क्लास लेते हुए देखोगे. हाँ, वाइट भी है, सेम कंपनी, सेम डिजाइन, एवरीथिंग सेम. 3 कलर लेके रखे हम सेम. 750 रुपये का चप्पल है Amazon.com में. जो भी कपड़ा पहनते हैं उसके हिसाब से या तो वाइट, ब्लैक या ग्रीन, यही 3 तो है मेरे पास. आपके हिसाब से सर? इंटरनेट. ओके, फॉर सम पीपल यस. मतलब जनरली जो फ़ोन पे सर्फ वर्फ कर रहे हैं, सस्ता हो जाता है तो फालतू में भी अपने पूरा टाइम स्ट्रीम करते रहते हैं. दैट्स ट्रू, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. हाँ हाँ, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स? गोल्ड, इलास्टिक, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. ज्वेलरी पूरा दाम कमने पे अगर एक सेट लेने जाते, चलो यार 2 ही ले लेते हैं, गुड्स नहीं है. पर हाँ, पॉइंट है, गुड्स नहीं है. We have to consider goods first. जनरली एक बात बता, एसिड भी तो कमोडिटी है, गाड़ी भी तो कमोडिटी है. वो तो प्रोडक्शन है ना, प्रोड्यूसर बन गए तुम, अपने कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है आप, है ना. you're a producer sir, you are factors of production. Yes, but what is the goal of the producer here? For consumption or for using it for further production? You buying a car as a consumer is a different thing. You buying a car as a firm is a different thing. You buying this camera as RKC is a different situation, and you buying this camera for vlogging is a different situation. Here I am buying it as factors of production. So it cannot be treated as a commodity. It is a derived demand. Think about what I am saying. Indirectly I am demanding to give you services. But when I buy a TV, I consider it as a final commodity. We are looking at that final commodity. Inelastic, I think you know the examples by now. Like soap, toothpaste, है ना. I'm sure you will agree कि साबुन का दाम कम हो गया तो आज ज़्यादा रगड़ेंगे. Will not be applicable. मैच स्टिक्स कितने का आता है? तेरे को कैसे पता? पकड़ा गया, पकड़ा गया. पूजा के लिए खरीदता है. पूजा पीती है क्या? हाँ, मंदिर में पूजा. हमको लगा, बोला पूजा के लिए लेना पड़ता है. बोला मे बी पूजा इज कंज्यूमिंग टबैको. ज्ञानेश से मिलाओ उसको, बोल रहा है इलास्टिक कमोडिटी है, सस्ता होगा तो 4-5 डब्बा पी लेंगे. भाई मत पिया कर. ये दुनिया में अगर कोई वर्स्ट थिंग है ना,
वो सिगरेट है। अगर आप देखेंगे ना, मैं थोड़ा लिबरल हूँ इस मामले में। अगर आपके पेरेंट्स को इशू नहीं है तो आई हैव नेवर गॉन एंड सेड कि अल्कोहल ये सब के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, पर मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सिगरेट को कभी अपना कंजम्पशन में मत आने देना, क्योंकि एक बार लत लगा ना, चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। बड़ा बड़ा दिग्गज लोग हार गया है लेकिन क्विट नहीं कर पाता है, एंड तो ऑब्वियसली यार हार्मफुल इम्पैक्ट तो है ही उसका। सो बस वन थिंग आई वुड, इफ एनीवन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, प्लीज स्टॉप। ये अगर आप मेरा एक एडवाइस मान लें तो आपका जीवन बहुत भला हो जाएगा। एनीवे, तो हम लोग को आज सीखना है मेजरमेंट इसका। तो मेजरमेंट करने सीखने से पहले, हेडिंग लिखने से पहले 3 टाइप की मेजरमेंट होती हैं। मतलब इलास्टिसिटी है 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 0 इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, उसका मैथमेटिकल सम्स है। अब सम सुन के ही बच्चा को डर लग जाता है, कोरिलेशन इंडेक्स, ना ना ना, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक मैथ, मेंटल मैथ, ठीक। नो क्लास 11-12 मैथ रिक्वायर्ड, नो 9-10 ऑल्सो रिक्वायर्ड, बेसिक मैथ। नहीं सर, आज करेंगे। सो पहले आप हेडिंग दीजिए मेजरमेंट। तो फिर सर हमको लगता है आस्ते बचर आबार होवे, मतलब जानते हैं उसका? नहीं जानते हैं? वो हंस रही है उस दुर्गा पूजा में जब विसर्जन होता है तो सब चिल्लाता है कि माँ अगले साल फिर आना, आस्ते बचर आबार होवे। तो अब ये नहीं आता है प्लस माइनस, तो फिर एक और बार सही। 9831460956। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आर्क इलास्टिसिटी और दूसरा है पॉइंट इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी के अंदर लिखिए 2 पार्ट और, परसेंटेज मेथड ऑल्सो नोन एज प्रपोर्शनेट मेथड। प्रपोर्शनेट का स्पेलिंग पता नहीं हर बार कैसे कोई गलत कर सकता है, ठीक है देखो तो, और ज्योमेट्रिक मेथड। आर्क के अंदर 2 हैं, एक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड, और पॉइंट के अंदर एक ही है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। अतुलित समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका शायद डे 1 नहीं हुआ है, सुनना है, थोड़ा रेगुलर हो जा, ठीक है। हम आपको एक बात बोल रहे हैं, मेरा ना हमेशा, इसके लिए हमको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है, हमेशा ना एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है फॉर पीपल हु वर्कआउट, हमेशा रहता है, क्योंकि हमको लगता है इफ एनीबडी कैन गो थ्रू द फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ वर्किंग आउट, ही कैन अचीव एनीथिंग। इफ ही पुट्स हिज माइंड टू एनीथिंग, ही कैन अचीव एनीथिंग। जो लोग, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, जो लोग जिम जाते हैं ना, वो एक अलग लीग में होते हैं, बिकॉज वहाँ जाकर पैसा देकर अपने बॉडी को टॉर्चर करना मजाक का बात नहीं होता है। और अगर आप वो कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। पर्सनली मेरे को लगता है ऐसा, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, तो इसीलिए जो भी बच्चे 11-12 में चालू कर देते हैं ना, तो मैं उनके लिए, मेरे को हमेशा एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है कि यार ये ना बच्चा आप पढ़ाई में बढ़िया बने, क्यों? अगर ये फिजिकली तो फिट हो गया है, इसका लाइफ सेट है, अभी इसके बाद ये खराब नहीं करेगा। कि 18 साल का उम्र में ये अब अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे दिया, 30 में भी देगा, पर बस वो 18 का उम्र में पढ़ाई पर भी ध्यान दे दे तो इसका लाइफ सफल हो जाता है। सो अब ट्राई करिए सर, थोड़ा रेगुलर हो, है ना, मैं थोड़ा सा आपको पुश करूंगा ज़्यादा, प्लीज़ बी अ लिटिल मोर रेगुलर। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में हम लोग का एक मेथड है, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक मेथड है, और ज्योमेट्रिक मेथड एक मेथड है। टोटल में 3 मेथड है, तीनों खत्म करने हैं। इस पे सम्स है, सम्स आज नहीं करके नेक्स्ट डे करेंगे, पर ये तीनों मेथड आज कंप्लीट करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, रिया, व्हाट इज एन आर्क? जनरली क्या होता है, आर्क को जब भी हम डिफाइन करते हैं ना, एक कर्व्ड डायग्राम में दिखाते हैं। ये बोलते हैं कि ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। आर्क का जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
सो एक पॉइंट है, वहां से दूसरा पॉइंट है, वो एक आर्क है. इवन इन अ स्ट्रेट लाइन देयर कुड बी एन आर्क. You don't need a curved line to call it an arc. For it to be an arc, you need one point and another point. The distance between 2 points will be called an arc. और ये क्या है? ज्योमेट्रिक मेथड है. ये एक पॉइंट इलास्टिसिटी बोल के एक पॉइंट पर होता है, उसका है. जाने से पहले हेडिंग दीजिए परसेंटेज मेथड. Himanshi, when I started my weight loss journey in 2018, तो मतलब बहुत बच्चे तो बहुत सालों से हैं तो ना लोगों को पता है, I was 110 kilos and I lost about 30 kgs. मेरे बहुत मतलब पहले मैं मोटा था, वो जो ऐड नहीं होता है वैसा था एकदम सिचुएशन. तो 30 kgs I have lost out of 110 kilos. How much percentage of weight loss have I done? नहीं मैम, I have lost 30 kgs. That is not 30%. 30 out of what? तो 30 by 110 into 100 है ना. मान लीजिए मैं और आर्यन दोनों वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं. आर्यन, व्हाट्स योर वेट इफ यू डोंट माइंड? 60. एंड आर्यन लूजेस 6 kgs. एंड माई वेट लेट से इज 90 kilos and I lose 6 kgs. Who has lost more weight? 100% sir, you have lost more weight. You have lost 10% of your body weight. I have lost 6 by 90 into 100 का body weight. Do you understand what I'm saying, ma'am? कभी भी कोई परसेंटेज निकालना होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100. So if you want to see your growth, for example, Riya, very proudly, last year when we started tuitions, the year of March, we started with 130. Now, right now, currently with people joining, taking demo class, not liking the classes, timing not matching, now we are at 160, 158 to be exact, but 160. What's my percentage increase? Riya, I don't want the number, I just want how would you find it out? 30 by 130 into 100, not 30 by 160 into 100. Change by original. Original was 130. कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100. अग्रीड? अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फॉर्मूला को लिखने से पहले. किसी भी चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको एक चीज़ से बहुत प्राउड हूँ कि आपको मैं लर्न कुछ नहीं कराऊंगा. आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज लगेंगे. मैं आपको एक आज बात बताऊंगा, आपके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला आज लर्न हो जाएंगे. याद रखिएगा, रीजन और रिजल्टेंट में रिजल्टेंट हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, हमेशा, नो एक्सेप्शन एवर. रिजल्टेंट हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा और रीजन हमेशा डिनोमिनेटर में. जानते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाला हमेशा रिएक्शन होगा और नीचे वाला हमेशा रीजन होगा. तो हमारा एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में. उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का. मतलब इनकम के बदलने की वजह से आप कितना कंजम्पशन चेंज करते हो, किसके बदलने की वजह से क्या बदल रहा है. तो रीजन क्या है? तो चेंज इन वाई नीचे चला जाएगा और वाई, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं. चेंज इन इनकम नीचे चला जाएगा और रिएक्शन क्या, उसकी वजह से क्या कर रहे हो? कंजम्पशन चेंज कर रहे हो. तो न्यूमरेटर में कंजम्पशन चला जाएगा. एक इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए श्रेष्ठा एक चैप्टर आता है कॉस्ट का. क्योंकि हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं तो क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, हमारा कॉस्ट भी चेंज हो जाता है. तो किसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? एक्स एक्सिस पे आउटपुट चला जाएगा, प्रोडक्शन चला जाएगा, और मतलब इधर प्रोडक्शन चला जाएगा और इधर कॉस्ट चला जाएगा. एक चैप्टर आता है मैम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, जहां पर बोलता है लेबर के बदलने से हमारा प्रोडक्शन चेंज हो जाता है. तो डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा? सब चैप्टर में यही रूल है. यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि नीचे कौन रहेगा? रीजन. मैं थप्पड़ मारा था तो श्रेष्ठा वापस मारी थी ना. डिनोमिनेटर में कौन जाएगा और न्यूमरेटर में? तो किसके बदलने की वजह से क्या चेंज होता है इलास्टिसिटी में? तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में. तो फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये पहले लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोन छोड़ दीजिए ना, ये आज का क्लास ना थोड़ा टफ एरिया। नाउ द स्टैंडर्ड यू विल सी राइजिंग, डिमांड इज जस्ट क्लास 10 कॉपी पेस्ट। नाउ यू विल सी द डिफरेंस ऑफ क्लास 12। आर्यन नोटिस कर, इसी फॉर्मूला के कारण से वो नंबर्स आए हैं सर। सोच, अगर 60% से क्वांटिटी चेंज होता है, 60% से प्राइस चेंज होता है, जीता कौन? तो इक्वल है, उसका नाम क्या था? 1। तो 60/60 1। सुमेधा, ग्रेटर देन 1 कब आता है आंसर? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब कौन ज्यादा चेंज करता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा अगर, तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 11 है परसेंटेज और ये 10 है, या 10.9999999999 है, तो भी बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। न्यूमरेटर अगर कभी भी बड़ा हो तनिष, हमेशा 1 से ज़्यादा ही आंसर आना होगा। मतलब अगर आप नहीं जानते, मेरा भी मैथ वीक था, बोल रहा है 12 डिवाइडेड बाय 11 का तात्पर्य क्या है? बोला 12 में 11 कितनी बार आता है? एक बार तो पूरा आता है, और थोड़ा 0.00001 भी आता है, 1 पॉइंट समथिंग। और अगर मैं बोलूं कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो 0 से नहीं 1 से छोटा होगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर जीतेगा, डिनोमिनेटर में है कौन, और वही था लेस देन 1, इनइलास्टिक होगा। तो वो 1 लेस देन 1 मोर देन 1 का कॉन्सेप्ट आया इस फॉर्मूला से। समझ पा रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा क्या था? पक्का क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज्यादा था। अगर लेस देन 1 आंसर आया तो पक्का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। और 1 का कभी भी कोई फ्रैक्शन में 1 कब आता है? जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल चेंज करें। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? पर उससे पहले सुमेधा से एक सवाल है मैम, बताइएगा जीता कौन? क्वांटिटी की प्राइस 10 रुपया पे 1 लाख यूनिट्स खरीदा जाता था किसी चीज का, मात्र 1 रुपया से प्राइस गिर गया, मात्र 1 रुपया से। क्वांटिटी 1,10,000 हो गया। कितना से क्वांटिटी बढ़ा है देख रहे हैं? 10,000 से। जीता कौन? सिर्फ सुमेधा। क्वांटिटी ना गलत आंसर है मैम, इक्वल चेंज है। परसेंटेज देखना है। 10 में से 9 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? चेंज कितने का है? 1 बाय ओरिजिनल, 1/10 into 100 is 10%. What is change? 10,000 out of 1 lakh into 100, 10%. Please do not judge absolute numbers. The formula here, if you have noticed, it is percentage change. बोल रहा भैया 1 से गिरा है, 1 out of 10, 6 out of 60 and 6 out of 90 is not the same. 6 out of 60 is way more. है ना? सोच कर देखिए। ये तो वही बात हो गया, हमको 8 मिला है भैया 80 में, रिया चिल्ला चिल्ला कह रहे भैया हमको भी 8 मिला है पर 10 में। थोड़ी ना दोनों को सेम मार्क्स मिला है। एक बच्चा का जेन्युइन आया मालूम है, 20 में 8 मिला, 80 में 8 मिला। बोला 100 में 16 आया है। हम बोले 20 में कितना मिला? बोला 8। बोला 80 में कितना मिला? बोला 8। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है भैया, नहीं है कंसिस्टेंस यार। एक में आपको 40% मार्क्स आया है और एक में आपको 10% मार्क्स आया है। कैसे सेम है दोनों? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वी डू नॉट लुक एट एब्सोल्यूट चेंज, वी लुक एट परसेंटेज चेंज। चलेगा? सो मैम मैं चाहता हूं तनिष आप इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करें। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का अगर हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो क्या होना चाहिए? चेंज इन क्यू बाय, नहीं इसका परसेंटेज कैसे निकालूं? बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। क्वांटिटी निकाल रहे हो ना? चेंज इन क्यू बाय ओरिजिनल क्यू इंटू 100 बाय, इसका कैसे निकालूं? चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। मेरा फेवरेट थिंग मैथ का क्या है मालूम है? मेरा फेवरेट थिंग काटना है। बहुत मजा आता था हमको, मतलब 100 भी काट के जो मजा आता है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। तो ये 100 कैंसिल,
रिया डू यू नो, अगर फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ऊपर फ्लिप हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सर फॉर्मूला फाइनल जो बचेगा वो है चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। ये फाइनल फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी का। भैया एग्जाम में हमको कौन सा यूज करना है सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर आपको परसेंटेजेस दिया हुआ है कि ये 20 से चेंज हुआ, ये 15 से चेंज हुआ, आप ये लगा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर श्रेष्ठा ये सवाल दे देता है कि 10 पे 9, 10 पे 1 लाख, 9 पे 1,10,000, हमारा आंसर आया कितना था और इसका, तो मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। लेट्स सी वेदर द फॉर्मूला वर्क्स और नॉट। फॉर्मूला इज चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। व्हाट इज माई चेंज इन क्यू? सॉरी 10,000. What is my change in P? 1. What is my original P? 10. What is my original Q? Sorry? 10,000 into 10 कितना होता है? और डिनोमिनेटर में कितना है? बचा कितना आंसर? 1. Does that make sense? क्लियर है? एक चीज का बस थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं इसका आंसर मैथमेटिकली हमेशा माइनस में आना चाहिए। कौन बोल सकता है क्यों? हिंट देता हूं, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सोचो। हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक को गिरना ही होगा दूसरे को बढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं भैया यहां तो नहीं किया आप, चेंज इन प्राइस 1 है कि -1 है, तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा। और बच्चा सुबह का कितना प्यारा बात बोला, भैया आंसर आया -1। हम बोला हाँ। अब -1 इज लेस देन 1। -1 1 से ज्यादा है कि कम है? कम है ना, तब तो इनइलास्टिक हुआ, यूनिटरी तो नहीं हुआ। देखिए ये याद रखिएगा, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया जाता है माइनस साइन को इग्नोर किया जाता है। या मॉड्यूलस ले लीजिए, या आप ब्रैकेट में माइनस ले लीजिए बिगिनिंग में, या तो आप लिखिए ही मत माइनस और नीचे नोट दे दीजिए दैट द ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी द नेगेटिव साइन इज कस्टमरली ड्रॉप्ड। तीनों अलाउ किया है काउंसिल। काउंसिल बोला है या तो मॉड्यूलस ले लो, जिनको मॉड्यूलस नहीं पता, ऐसा डंडा होता है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है, बाहर में पहले माइनस ले लो, माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। भैया ये भी ठीक नहीं लग रहा है, नॉर्मली सॉल्व करो, -1 को 1 ही मानो और नीचे लिख दो ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी द नेगेटिव साइन हैज बीन ड्रॉप्ड। हम नहीं लेंगे माइनस साइन, क्योंकि सोचिए अगर आंसर आता है -2, ये तो इलास्टिक हुआ ना, आंसर 1 से ज्यादा हुआ। क्या हमको बोलिए ना शिष्टा, ड्यू टू द, लिखिए ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप, जो नोट लिखना होगा आपको, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी द नेगेटिव साइन has been customarily dropped. And quantity, inverse relationship of price and quantity, तो सम कैसे आता है तो ले देख एक बार, वही -15% और एक का +15%, माइनस साइन इग्नोर्ड, 1 इज द आंसर। माइनस है ही नहीं। अच्छा ये ना प्रॉब्लम सप्लाई में नहीं आता है, जानते हैं? सप्लाई बोल के एक चैप्टर है, उसमें भी इलास्टिसिटी है, पर सप्लाई का रिलेशन पॉजिटिव है। राइज इन प्राइस लीड्स टू हायर सप्लाई, फॉल इन प्राइस लीड्स टू लोअर सप्लाई। तो प्लस प्लस अपने आप प्लस हो जाता है, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाता है। झमेला डिमांड में है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स है, एक बढ़ने पे एक गिरता है, गिरने पे दूसरा बढ़ता है। समझ में आ रहा है सुमेधा? एक सवाल देखिए बोर्ड में आया इस साल, बोर्ड क्वेश्चन है, 100 रुपए पे 50 है, कितना प्राइस पर 75 होगा अगर इलास्टिसिटी 1 है? और एग्जाम में डराने के लिए लिख दिया -1 है। हम क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ोगे क्या 1, लिखोगे क्या -1? सॉरी, वो देखते हैं, देखते हैं फॉर्मूला क्या है। चेंज इन क्यू पता है
है ना, पता है ना 25 बाई चेंज इन प्राइस पता है, x ले लो, इनटू ओरिजिनल प्राइस 100 बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। लिख देना -1 पर कैलकुलेट 1 ही करना। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हमको क्या ना, मेरा जैसा मैथ वाला आदमी रिस्क नहीं लेगा, हम पूरा ही नया प्राइस को x पकड़ लेंगे, हम चेंज को ही x पकड़ लेंगे। बच्ची क्या बोल रही है कि भैया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू चेंज, प्राइस 2 माइनस प्राइस 1, तो शी वॉन्ट्स टू टेक द न्यू प्राइस टू बी x, शी विल डायरेक्टली गेट द आंसर। आई एम टेलिंग यू टू टेक व्हाट एज x, चेंज टू बी एस x। अगर आपका मैथ बढ़िया है तो आप वो करिए 100 माइनस x नीचे, पर अगर आप मेरी कैटेगरी के इंसान हैं जिसका मैथ वीक है, फालतू में मत कॉम्प्लिकेट करिएगा, वो उनके लिए है जिनका मैथ अच्छा है। हमारे जैसे मीडियोकर मैथ वाले क्या करेंगे, पूरा चेंज को ही x पकड़ लेंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर भेजो, ये हो गया 2500 इज इक्वल टू 50x। तो 50 क्या आया आर्यन, चेंज। विल योर आंसर बी 150 और 50? क्वांटिटी बढ़ा है ना, और चेंज क्या है 50%, तो ठीक है, बट 50 रुपया हो गया इसका दाम। When would you think this would become 150? अगर ये 25 पे होता ना भैया, तब 3 मार्क। बस क्या बहुत दे दिया है, फ्री में दे दिया। हाँ क्लियर है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। अगर ये होता तो वो +1 हो जाता। जी सर, कौन सा? ये अगर ये 150 हो जाता तो +1 हो जाता, तो भी -1 होता। व्हाट इज चेंज इन क्यू? -25। एक को तो नेगेटिव होना ही होगा यार, लॉ ऑफ डिमांड है उसके ऊपर। व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्वेश्चन है उसके ऊपर 6 मार्क का, कि एक बढ़ेगा दूसरा गिरना होगा, है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। आप माइनस को इग्नोर कर देंगे, चलेगा। तो फर्स्ट मेथड इज ओके। तो परसेंटेज मेथड के सम्स है बुक में अराउंड 7 या 8, तो क्लास में करेंगे, अगला क्लास में। थोड़े अच्छे अच्छे सम्स भी हैं, टफ वाले भी हैं, पर हाँ वही है, मिसिंग फिगर्स के रहेंगे। बोल देगा ये 100 पे 150 था रिया, ये 3.2 है इलास्टिसिटी, माइनस में कितना नया क्वांटिटी है बताओ। चेंज इन क्यू नहीं पता, एक्स पकड़ लो, वो 3.2 है, सेम फॉर्मूला, हाँ सेम फॉर्मूला है, क्लियर है। तो ये जेन्युइनली आता है कम से कम हर साल 3 मार्क का एक क्वेश्चन कन्फर्म, हर साल। 10 साल का पेपर उठाइए, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है बोर्ड में जिसमें ये नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो एमसीक्यू में आ गया है, पर मिनिमम मार्क्स जो है इसका वो 3 है। 3 मार्क आपको या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दे देगा, या सेम फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर सप्लाई, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ उसमें नेगेटिव साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही आंसर आता है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? सेकेंड हेडिंग, अच्छा फॉर्मूला तीनों लिखे हैं तो देयर आर 3 डेरिवेशंस ऑफ द सेम फॉर्मूला। एक है बिग फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, रीजन बाय रिजल्टेंट, सॉरी रिजल्टेंट बाय रीजन, फिर उसको सिंप्लीफाई किए, उसको काटे, फिर फाइनल फॉर्मूला ये बना। 3 फॉर्मूला हुआ, एक्चुअली में एक ही है, जिसको आप सिंप्लीफाई करते गए, ये फाइनल डेरिवेशन है, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। समझ पा रहे? नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी प्रूव नहीं कर पाएंगे ना, इन्फिनिटी तो मतलब प्लॉट नहीं कर पाएंगे, बुझाया नहीं हमको। ये देखो, प्राइस 100, क्वांटिटी 50, 90 या 90,000 करोड़, क्वांटिटी स्टिल 50। चेंज इन क्यू क्या है? अब 0 में न्यूमरेटर में आ गया तो आंसर आ गया, ईडी इक्वल टू 0।
इन्फिनिटी डुएबल ही नहीं है क्योंकि मेजरेबल ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी तो माप नहीं सकते ना, चलेगा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड करने से पहले हमको जानना है, आप लोग अपने में बताइए, ये जैसे एक ग्रुप लग रहा है हमको, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, आप लोग में से सबसे ज़्यादा खर्चीला इंसान आपको लगता है कौन है? तनिष, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंजूस? वो भी, वो ऐसे नहीं होता, यहाँ तो आप बहुत कंजूस होते हैं। या किसी को जो ट्यूशन से आता हो अभी नहीं हो, उनका थोड़ा बैक बिचिंग करें। ध्रुव, ध्रुव कंजूस है यार, अच्छा लगता है हमको। ध्रुव के बारे में मत बोलो कुछ, हमको बहुत पसंद है ध्रुव। अच्छा ठीक है, गुज्जू भाई लोग का मजाक उड़ा सकते हैं इसको लेकर। नहीं नहीं, ध्रुव का ही करते हैं एग्जाम्पल। तो ध्रुव बोल के एक लड़का है और तनिष बोल के एक लड़की है, ऑब्वियसली, है ना। अब हुआ क्या, ये लोग दोनों साउथ सिटी मॉल में गए। साउथ सिटी मॉल में लगा हुआ है 50% ऑफ। अब देखिए दोनों का नेचर, थिंकिंग कितना डिफरेंट है। बोथ थॉट दैट दे विल स्पेंड 10,000 रुपीज फॉर बाइंग गारमेंट्स, कपड़ा खरीदेंगे 10,000 रुपया का, पर उनको पता नहीं था कि सेल चल रहा है। तो तनिष क्या की, तनिष्क राइट, 1,000 रुपया का मान लीजिए कोई टॉप है, तो 10 टॉप्स लेने का उनका मन था। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, टफ है। प्राइस, क्वांटिटी, व्हाट्स हर टोटल एक्सपेंडिचर? When the price went down to, let's say, 500 rupees, fundamentally, don't just forget about this for once. If she buys the similar quantity, 10 की जगह 11, 12, what should happen to her expenditure? अभी 10,000 चल रहा था, सोची थी अगर चीजें सस्ती हो जाए और लगभग सेम ही खरीदे, खर्चा क्या होना चाहिए था? और देखिए कमेगा, ठीक, मान लीजिए। या आप तो खर्चीले वाले हैं ना। Tanishq on the other hand, what she does, she goes and buys 25 garments. What happens to her total expenditure? कितना है देखो, 17,500। ऐसा क्या हुआ होगा कि तनिष्क दाम गिरने की वजह से पहले से ज्यादा खर्चा कर रही है? दाम गिरने से लोगों का खर्चा बढ़ता है कि गिरता है? फिर से सुनिए, दाम गिरने की वजह से लोगों का टोटल खर्चा बढ़ता है कि गिरता है? ये 12,500 है। नहीं तो भी मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं हो सकते। फिर से सुनिए, मैं वापस रिपीट करता हूं। जनरली काशवी, अगर हमारा किसी चीज का दाम कम हो जाता है और हम मोटा मोटी उतना ही खरीदें, व्हाट शुड बी हैपनिंग टू माई टोटल एक्सपेंडिचर? मतलब जब ये घर घुसेंगी, मम्मी को बोलेंगी, मम्मी आपको मालूम है 50% ऑफ था। मम्मी का रिएक्शन, मतलब मेरी बेटी पैसा बचा के आई होगी, है ना। 50% ऑफ था तो पैसा बचा के आए होंगे। पर तनिष्क क्या किया देखिए, 2,500 एक्स्ट्रा खर्च के आई है। मतलब हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इनको इस प्राइस फॉल से काफी फर्क पड़ा है। इतना फर्क पड़ा है कि इनका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। अब सोचिए, ध्रुव भी गए, उन्होंने भी सोचा था 1,000 रुपए पे वो 10 टी शर्ट्स लेंगे, 500 रुपए की टी शर्ट होगी। उन्होंने बढ़ाया है, बिल्कुल बढ़ाया है, 15 टी शर्ट लिया उन्होंने। अब एक बार देखिए, ये खर्चा कितना था? 10,000। और ये खर्चा गिरने के बाद, प्राइस गिरने की वजह से आपका खर्चा कम गया। फर्क क्या है इन दोनों में? इनका डिमांड इलास्टिक है, दाम गिरने की वजह से इनका खर्चा बढ़ जाता है, और यहां इनका डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। दाम गिरने से इनका खर्चा भी गिर गया, इसका मतलब दाम गिरने से इनको फर्क उतना नहीं पड़ा। अगर किसी चीज का दाम गिर जाए, सिर्फ और सिर्फ कब संभव है कि आपके खर्चे बढ़ गए? अगर आप उसको बहुत कम खरीद रहे हैं कि बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप इलास्टिक है। लेकिन अगर दाम गिरने की वजह से आपके खर्चे भी गिर जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स गिर गए, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाना चाहिए, घटना चाहिए ना? कब बढ़ सकता है भैया? आप पागल हो गए हैं, दाम गिरने की वजह से आप सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। ओनली इफ यू शो दैट एक्सट्रीम रिएक्शन, दैट मीन्स यू आर इलास्टिक, कैन योर एक्सपेंडिचर राइज विद अ फॉल इन प्राइस। And if the price falls and total expenditure falls, that means you are unaffected by this thing. Bhaiya, what are you trying to come at? I am saying that
if price and total expenditure are moving in the same direction, not quantity, please, that cannot happen, the law of demand has to work. If price and total expenditure are moving in the same direction, मतलब दाम बढ़ने पे खर्चा बढ़ जाता है, दाम गिरने पे खर्चा गिर जाता है, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ा, आप तो इनइलास्टिक इंसान हो, दाम बढ़ने पे आपका इनइलास्टिक हो सर आप, और खर्चा भी बढ़ गया। दाम बढ़ना, सोचो 100 रुपए पे 50 ठो लेते थे, ये 120 हुआ, गिरा है, देखो गिरा है, 100% गिरेगा दाम, 49 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर निकाल के दो मेरे को, ये तो 5000, प्राइस बढ़ा, अब ये मल्टीप्लाई करके दो 120 इंटू 49, 5810, 80 बढ़ा ही ना, इसका मतलब आपको बहुत फर्क पड़ गया क्या? रिया, यू एबल टू अंडरस्टैंड? थोड़ा मुंह देख के लग रहा है नहीं। हिमांशु, एबल टू अंडरस्टैंड? व्हाट आर वी लुकिंग एट? द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी और प्राइस और टीई। इफ द प्राइस एंड टीई हैज अ पॉजिटिव रिलेशन, मतलब दाम बढ़ने पे खर्चा बढ़े, दाम गिरने पे खर्चा गिरे, किस प्रकार का इलास्टिसिटी है? नहीं, वो तो नेचर पॉजिटिव है। इलास्टिसिटी कैसा है? इनइलास्टिक। लेकिन श्रेष्ठा, दाम बढ़ने पर आपका खर्चा गिर गया, दाम कमने पे आपका खर्चा बढ़ गया। ऐसा कब होगा कि दाम गिरने पे आप ज्यादा ले रहे हो? आपका खर्चा बढ़ कैसे गया सर? गिरना चाहिए था, दाम तो सस्ता हुआ है, जरूर से आप कुछ ज्यादा खरीद रहे हो। किसी से भी बच्चा को पूछिएगा जो थोड़ा सा फिटनेस में है, अगर सेल लग जाए वे प्रोटीन का, 4-5 डब्बा उठा लेगा। दाम गिरा था, वे प्रोटीन का खर्चा बढ़ना था कि कम हो जाना चाहिए था? कम हो जाना चाहिए था। यह आदमी इतना रिएक्टिव है, ही एंड्स अप बाइंग मोर। तनिष, जैसे आप शॉपिंग के लिए सोचते हैं, दाम गिरने पर फंडामेंटली आप 10 की जगह 12 ले लो, तो भी तो आपका खर्चा 6000 होता। दाम गिरने पर 6000 ही खर्चा होता, तो खर्चा गिरता, हम आपको इनइलास्टिक बोलते। ऐसा क्या हुआ होगा कि दाम गिर गया लेकिन आपके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए, आपने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया है। सो इफ प्राइस एंड क्यूडी की टीई are in inverse relation, we say you are elastic. If price and TE are moving in the same direction, we say you are inelastic. रिया के साथ कुछ विचित्र चीज हुई, वो 12 रुपए में 5 चॉकलेट खाती थी और 10 रुपए में 6। TE remains the same. We will call her unitary elastic. भैया, why not perfectly inelastic, perfectly elastic? In total expenditure method, there cannot be perfectly elastic and inelastic. Can anybody tell me why? और कुछ? Perfectly inelastic and perfectly elastic are hypothetical situations. And here we are talking about actual total expenditures. We are actually spending money. Zero और infinity exist नहीं करते हैं, तो होता ही नहीं है टोटल एक्सपेंडिचर में जीरो और इन्फिनिटी, 3 ही होते हैं। या तो कमोडिटी इलास्टिक है, या तो इनइलास्टिक है, या तो यूनिटरी है। इलास्टिक होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर को इन्वर्स होना होगा। इनइलास्टिक होने का क्राइटेरिया क्या है? प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर को सेम नहीं होना होगा, सेम डायरेक्शन में जाना होगा। सेम होने का आंसर हो जाएगा यूनिटरी। सो फिर से पूछते हैं, inversely related price and total expenditure, what kind of elasticity? Inversely related price and total expenditure, what kind of elasticity? फिर से बोल रहा हूं, elastic. In positively related, what kind of elasticity? Inelastic. Total expenditure not changing, unitary elastic. Do you remember, Sumita, have you attended the first, second classes of economics? I had promised you that you will never have to learn a diagram in economics. There is a very weird diagram like a trapezium in the book depicting the total expenditure method. If you just understand the axis, all of you will be able to tell me why this weird diagram is here. Ma'am, this area they have marked as ED greater than 1. आपके सामने खुला भी हुआ है, देखिए. The upper portion is ED greater than 1. This is ED equal to 1. And the lower portion is ED less than 1. 2 मिनट दिमाग लगाना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इनवर्स रिलेशन,
ये अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशन, यहां चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यूनिटरी। एक भी डायग्राम नहीं रटना होगा, एक बार में आपको दिखा रहा है कि देख भाई इनवर्स रिलेशन, अच्छा क्वांटिटी लिख के आ गया बच्चा इधर, भाई ये तो डिमांड ही नहीं है, ये तो अपवर्ड स्लोपिंग तो डिमांड कर भी नहीं होता। तो एक्सिस में देखिए क्या है, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सिस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बच्ची बोली क्या सुने आप, ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब इनवर्स रिलेशन इलास्टिक। ईडी लेस देन 1 कब होगा, जब पॉजिटिव रिलेशन होगा इन इलास्टिक। और इक्वल टू 1 कब होगा, यूनिटरी इलास्टिक। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, सॉल्व दिस सम बाय द परसेंटेज मेथड श्रेष्ठा। चेंज इन क्यू, सॉरी 12 है, ये P है, ये Q है। चेंज इन Q 1 बाय चेंज इन P 2 इंटू ओरिजिनल P by, when you solve this is 12 by 10 ma'am. As per the percentage method your answer is more than 1, 1.2, but as per total expenditure method 60 your answer is 1. बोर्ड में अगर आपसे टीई मेथड पूछा है और आप हीरो बन के आके ये सॉल्व करके जाते हैं, 0 मिलता है आपको, राइट होने के बावजूद भी 0 मिलता है आपको। आपसे मांगा कौन सा मेथड था, तो आप इसी का आंसर देंगे। अगर आपसे मांगा ये है तो आप सिर्फ इसी का आंसर देंगे। इलास्टिसिटी एज पर परसेंटेज मेथड और इलास्टिसिटी एज पर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कभी कभार अलग आंसर आ सकता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक्यूरेट नहीं है। ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताता है कितना इलास्टिक है, वो बताता है इलास्टिक है, इनइलास्टिक है कि यूनिटरी है। ये आपको डॉट बताता है 1.2, 1 से कितना दूर है। ये आपको एग्जैक्ट बताएगा 3.785, वो आपको सिर्फ बताएगा इलास्टिक। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन विच इज अ मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, ऑब्वियसली परसेंटेज मेथड है ना भैया। और भी होते हैं क्या, आपके स्कोप में नहीं है, 4 और मेथड है हमारे सिलेबस में, टोटल में 3 है। जहां परसेंटेज मेथड पहला है, change in Q by change in P into P by Q with the negative sign to be customarily dropped. Second method is TE method, total expenditure method. When price and total expenditure are moving in the same direction, we say we are relatively inelastic. When price and total expenditure are moving in opposite direction, we say we are relatively elastic. And when price changes but total expenditure remains the same, we say we are unitary elastic. But as per which method? नहीं sir, total expenditure method. रिलेशन बिटवीन P एंड TE आपको TE मेथड में ही देखना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। परसेंटेज मेथड का तो अपना फॉर्मूला है, उसको नहीं फर्क पड़ता TE बढ़ा कि गिरा। हम तो देखेंगे चेंज इन Q बाई चेंज इन P इंटू P बाई Q। समझ पा रहे? नहीं, यही है जो हम लिखवा रहे हैं, लिखो टोटल एक्सपेंडिचर में, इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन द सेम डिरेक्शन, if price and total expenditure are moving in the same direction, it is relatively inelastic. If price and total expenditure are moving in inverse direction, it is relatively elastic. Total expenditure, Quantity nahi, total expenditure. If price and total expenditure are moving in inverse direction, it is relatively elastic. If there is no change in TE, it is unitary elastic. Riya, can you please read the text and tell me what they have written as per these 3? एक total expenditure method bold में रहेगा, देखना। unitary का when there is no change in total expenditure, it is unitary elastic. Only the bold portion. एक बार ध्यान से सुनिए किताब में क्या लिखा है और आप क्या लिखे। एक सेकंड रुकिए, बोलिए। total expenditure are moving in inverse डायरेक्शन, इट इज इलास्टिक। एक ही बात है, यहाँ तो परफेक्टली होता ही नहीं है ना।
इफ टी रिमेन्स द सेम इट इज यूनिटरी इलास्टिक. पढ़िए ना मैम, कौन सा पढ़े हैं पहले? इलास्टिक मतलब इनवर्स रिलेशन. पढ़ के दिखाइए. When the fall in the price of the commodity results in increase in TE, या rise in price leads to decrease in total expenditure, elasticity of demand will be greater than 1. Inverse रिश्ता हुआ तो greater than 1. Shrishta, can you read inelastic for us, ma'am? Remember inelastic कैसा रिश्ता है? Positively related. मतलब प्राइस बढ़ने पे टीई बढ़ना होगा, प्राइस गिरने पे टीई गिरना होगा. अग्रीड? पढ़ के सुनाइए मैम. Is less than 1. Kashvi, can you read unitary for us once? मतलब याद है, there is no change in total expenditure with a fall or rise in price. हाँ. When total expenditure does not change with the change in the price of the commodity, it is known as unitary elastic. है ना? तो एक बार मेरे साथ थोड़ा recall करिए. We started our class with the definition of elasticity. Day 1. The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in its own price is called price elasticity of demand. Then as an introduction I asked you and I told you that there are certain factors that determine whether a product is elastic or not. For example, if it is a necessity, it is going to be relatively inelastic. Elasticity will be less than 1. But however, if it is a luxury, it is going to be elastic. Nature of the good. If there are substitutes available, it will be elastic. But if there is no substitute available, like CSC, Indian Railways, दाम बढ़ाने पर भी जाना उधर ही होगा. कमाएंगे पर कुछ खास नहीं. Habits of the consumer, है ना? Then we also talked about price range, very expensive goods and very cheap goods. Sorry, income of the consumer, very rich and very poor. I have a number of uses, perishability, durability. नहीं, वो सर डिमांड का डिटर्मिनेंट है, इलास्टिसिटी का नहीं. तो ये ना हम लोग किए नहीं है. इसका तीन जैसे एक साथ दे दिए, क्लब करके दे दिए, अलग अलग आ सकता है क्या तीनों का? हाँ, कुछ भी आ सकता है. क्लियर है? फिर टुडे व्हाट वी डिड वाज द मेजरमेंट. मेजरमेंट को मैंने आपको बोला यार दो हिस्सा है, आर्क का और पॉइंट का. आर्क में दो हिस्सा है, परसेंटेज मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. अब आप समझो पॉइंट का नाम पॉइंट क्यों है. आर्क को मैंने कैसे समझाया था? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब देयर हैज टू बी अ P1 एंड अ P2. व्हाट इफ रिया आई डोंट हैव अ न्यू प्राइस? Theoretically, I just want to know my elasticity on a demand curve. जैसे आप जानते हैं सर, यहां पे P है, इस पे Q है. प्राइस चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज होता है. So the distance between 2 points is called an arc. What if I don't have a new price? हमको सिर्फ एक डिमांड कर्व पे ये जानना है कि यार इस प्राइस पॉइंट पर मेरा इलास्टिसिटी कैसा है. I don't have the price. सर पर वो अगर प्राइस कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है. आज 14 रुपए का पेप्सी बिक रहा है, उस 14 रुपए में मेरा इलास्टिसिटी कैसा है. इफ आई वॉन्ट टू नो माई इलास्टिसिटी नॉट एज ए चेंज बट ऑन अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकली वी हैव टू फाइंड द इलास्टिसिटी. सो यहां नंबर नहीं होंगे, यहां कोई अमाउंट नहीं होगा, यहां कोई क्वांटिटी नहीं होगा. आपको बोला जाएगा भाई ये पॉइंट का इलास्टिसिटी बता. भाई ये पॉइंट का इलास्टिसिटी क्या है, बताओ इस पॉइंट का इलास्टिसिटी क्या है. अलग अलग पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व पे आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है. दैट इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट इलास्टिसिटी. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक मेथड? देयर वाज अ चेंज इन P, चेंज इन Q. यहाँ एक बस पॉइंट है, दैट इज वाई इट इज पॉइंट इलास्टिसिटी. नाउ देयर इज अ फॉर्मूला, यू विल हैव टू जस्ट ट्रस्ट मी ऑन इट बिकॉज द फॉर्मूला डेरिवेशन इज नॉट इवन देयर इन योर ग्रेजुएशन. ये आप करेंगे अगर आप कभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ें, तब जाके इसका डेरिवेशन आपको पढ़ना है, अगर आप इंटरेस्टेड है. क्योंकि कुछ बच्चा का है मेरे पास इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर है कि इसका फॉर्मूला आया कैसे, डेरिवेटिव से आता है. मैंने आपको पहले ही बोला था आपको नहीं करना है, आपको बस एक बार मेरे पे भरोसा करना है. क्या फॉर्मूला है?
लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। ये क्यों है नहीं है मैं आज ही रात को ग्रुप में डालूंगा, 45 मिनट्स का वीडियो है। अगर आप इंटरेस्टेड है कि नहीं भैया मेरे को फॉर्मूला डेरिवेशन सीखना है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पर आपके ना स्कोप में है, ना सिलेबस में है, और ना कभी कोई ज़रूरत है इसको जानने का कि ये आया कैसे। बट आई एप्रिशिएट एंड आई ऑलवेज इनकरेज क्यूरियोसिटी। सोचिए अगर ये बात कोई किसी को बोला होता कि मत सोचो ये कैसे आया है, तो जीवन में कोई भी आविष्कार नहीं हुआ होता, है ना। सो आई जेन्युइनली हैव अ थिंग फॉर पीपल हु जेन्युइनली वांट टू नो थिंग्स कि क्या होता है। ठीक है, आई जस्ट वांट टू नो। पढ़ाई तो अलग है, पर जानने का इच्छा हो तो बताना मेरे को, मैं आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा। क्योंकि मैं हर साल कोई ना कोई एक बच्चा तो मिल ही जाता है कि भैया अगर हमको जानना है तो क्या, तो आई विल सेंड यू दैट। मेरा ही वीडियो है, किसी और का नहीं। तो ग्रेजुएशन में पढ़ाना पड़ा था एक बार, तो वो लोग को सिखाए थे। अभी बिलीव कर लीजिए, बस मान लो कि भैया को आता है लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट फॉर्मूला है। मेरे पे भरोसा नहीं है, किताब में एक फॉर्मूला है, वो पढ़ के सुना दो। लाइन सेगमेंट बिलो मतलब लोअर, और लाइन सेगमेंट अबव मतलब अपर। अब भैया अपर लोअर टू व्हाट, अब देखिएगा। हाँ, मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, यहाँ P है, यहाँ Q है, और हम एक डिमांड कर्व लीनियर बनाएंगे इधर, और कर्व का नाम रख देंगे। मैम श्रेष्ठा आपका सरनेम क्या है? श्रेष्ठा पसारी SP। और SP पर अपने को देखना है कहाँ कहाँ पे क्या इलास्टिसिटी है। पहला पॉइंट अपने लेंगे K, काशवी, assuming that this is the mid point, एकदम मिडल। हो सकता है कि आप प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं है, आपको प्रूव नहीं करना है रूलर लेकर, देखकर समझ में आ रहा है मिडल है, काफी है। व्हाट इज लोअर लाइन सेगमेंट मैम? KP। व्हाट इज अपर लाइन सेगमेंट? KSSP, जो भी, अपने को टेंशन नहीं। वेयर ट्रू फॉल्स, इफ इट इज मिड पॉइंट it equally bisects the 2 points, so therefore KP equal to KS, ED equal to 1। सोच कर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने लेंगे, सुमेधा आपका सरनेम क्या है? G, पॉइंट G। K को मत देखिएगा अब। हाँ, नाउ यू आर लुकिंग एट G। व्हाट इज लोअर लाइन सेगमेंट मैम? GP डिवाइडेड बाय अपर लाइन सेगमेंट। देखकर बताओ भाई GP बड़ा कि GS बड़ा, देखकर समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया ED ग्रेटर देन 1, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, GP बाय GS। समझ पा रहे हैं? ये कौन बड़ा है? तो न्यूमरेटर बड़ा है, तो ED ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पॉइंट लेट्स से रिया, लोअर लाइन सेगमेंट रिया RP by where RS is way greater, lower segment is greater, sorry upper segment is greater, denominator is greater, answer is less than 1। let's take next point as Aryan, A, lower segment AP by AS, where AP as Aryan is saying is 0, 0 by something is ED equal to 0, perfectly inelastic। let's take point, ज्ञानेश तेरा पूरा नाम क्या है? K यूज नहीं किया ना हम लोग, कर लिया। G भी यूज कर लिया, F कर देते हैं। FP लोअर लाइन सेगमेंट बाय FS, where FS is 0, डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर अनडिफाइंड या इंफिनिटी। अगर ये समझ गए तो वेरी गुड, नहीं तो कॉमन सेंस लगाओ, हाईएस्ट टू लोएस्ट है। स्टार्ट विद इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0। एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। विद हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन ऑल 5 पॉइंट्स ऑन वन सिंगल डिमांड कर्व बाय ज्योमेट्रिक मेथड। बना के सर एक्सप्लेन भी करना होगा। ये डायग्राम देख के तो कुछ नहीं है ना, लाइन टान दी है बस। आपको एक एक पॉइंट पे जाके ये जैसे लिखे हैं ना, वो एक्सप्लेन करना होगा, है ना। और अगर आप अपने नोट्स खोल के देखेंगे उसमें आंसर है ये,
क्योंकि मैंने डिमांड इलास्टिसिटी का एक साथ भेज दिया था पूरा नोट्स। तो अगर आप इलास्टिसिटी देखेंगे 6 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन मत कर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन इलास्टिसिटी बाय ज्योमेट्रिक मेथड। क्लियर है? रिया, व्हाट काइंड ऑफ अ डिमांड कर्व इज दिस? इज कॉल्ड अ लीनियर डिमांड कर्व। व्हाट इफ इट्स अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व? तो क्या करें आप? कैसे हो सकता है? नहीं सर, कॉन्केव नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स होता है। सर एक सवाल ये इसका कैसे अंदर बल्ज कर रहा है बाहर को, इसका कोई मतलब नहीं कुछ नहीं। श्रेष्ठा, इस पॉइंट का इलास्टिसिटी चाहिए, क्या करें? है ही नहीं मैम, कहाँ टच कराएं, ये तो जाएगा ही नहीं। बोले टेंजेंट बना लो भाई, जिस पॉइंट का इलास्टिसिटी वहां टेंजेंट बना लो। कर्व का नाम दे दो ए बी या जो भी, पॉइंट का नाम दे दो आर। भाई अगर ऐसा कोई अजीब सा पॉइंट चाहिए, कोई बात नहीं, टेंजेंट बनाओ। जहां का पॉइंट का इलास्टिसिटी चाहिए वहां का टेंजेंट बनाओ, जितना भी बड़ा होगा। फॉर्मूला क्या लगाना है? लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। जब 6 मार्क का आंसर करेंगे तो लीनियर नॉन लीनियर दोनों दिखाना होगा। अच्छा, नॉन लीनियर का एक ही पॉइंट दिखाना होगा। घुमाइए पन्ना, हाँ वहाँ देखिए 5 पॉइंट है लीनियर कर्व में, जिसके पास किताब है। नॉन लीनियर में देखिए टेंजेंट बना के 1 पॉइंट समझाया है। फिर से थोड़ी ना 5 पॉइंट समझाना होगा। 5 पॉइंट लीनियर कर्व में तो दिखाई दिए, उसके बाद नॉन लीनियर में एक लीनियर कर्व बना दिए। अब वहाँ से इलास्टिसिटी निकाल लेंगे। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मैम। ये प्योरली एकेडमिकल है, इसका कोई यूज नहीं है रियल लाइफ में। कौन सा डिमांड कर्व आप बना के देखेंगे ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है? नहीं करेंगे, है ना। एंड देयर आर थिंग्स यू विल डू दैट आर ओनली गोइंग टू बी एकेडमिकली चैलेंजिंग, नॉट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूजफुल बट बिकॉज इट इज टफ। दैट इज आई हैड टोल्ड यू दिस, है ना। देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी डू ओनली बिकॉज दे आर डिफिकल्ट, नॉट बिकॉज दे आर एप्लीकेबल टू अस। मुश्किल चीज करने का फायदा यही है ना। तो ये हम लोग आज इतना ही करते हैं। वी विल फिनिश इलास्टिसिटी इन द नेक्स्ट क्लास। Sums, factors affecting elasticity, income elasticity and cross price elasticity. I think exception कोई नहीं है. So we meet next on Monday.